फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर पहला वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और 23 क्वेश्चन इससे पहले करा चुके हैं। आज देखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ दिया हुआ है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसी होती है। अवतल दर्पण जो होता है उसकी परावर्तक सतह धंसी होती है तथा उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वह उभरी होती है। यानी अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसी होती है तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी होती है। फिर दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण में उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है। यानी अवतल दर्पण के उभरा हुआ जो भाग रहता है उस पर पॉलिश किया हुआ रहता है तथा उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग पे पॉलिश किया हुआ रहता है। आइए तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। उसके बाद है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में होता है तथा उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र के मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे अब देखिए, गोलीय दर्पण बिल्कुल गोला होता है और इसके यानी कि यहाँ एक वक्ता केंद्र होता है और इसका यहाँ ध्रुव होता है और इसके मिलाने वाली एक सरल रेखा होता है। यही सरल रेखा को ही गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगला है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अब यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष पे वह बिंदु है, यानी मुख्य अक्ष पे वह बिंदु है, यानी ये मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ देख रहे ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ देखिए किरण आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद अब यहाँ जहाँ मिलता है वही ये फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का ये फोकस हुआ। अब देखिए नीचे की ओर से यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद फिर यहाँ पे मिला तो यही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आगे देखिए, अगला है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा दे। यानी किसी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि किसी उत्तल दर्पण का जो फोकस है उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ यहाँ पे देख लीजिए ये फिगर दिया गया है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए ये उत्तल दर्पण हुआ और इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें यानी कि दर्पण से जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद ये आती हुई जहाँ से प्रतीत होती है, तो यही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हुआ। अब आइए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की परिभाषा दें।
आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है और इसे m से सूचित किया जाता है। जैसे आवर्धन m बराबर h.h, यानी कि h जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और h जो होता है वह वस्तु की ऊंचाई होता है, यानी आवर्धन m बराबर h.h होता है। अगला है चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसलिए इन दो स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, दर्पण या तो अवतल होता है या उत्तल, तो कभी दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के कभी पीछे बनता है, तो इसका चिन्ह कभी धनात्मक होता है कभी ऋणात्मक होता है। तो उस चिन्ह को ज्ञात करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, यानी किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, या कभी कभी पूछ देता है किस दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और ऑब्जेक्टिव में इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण यानी निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, और इससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको टॉपिक मिल ही जाएगा। तो अवतल दर्पण के उपयोग को लिखने के लिए कहता है, तो अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहला, हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती के लिए किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद टॉर्च वाहनों की हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, यानी कि वाहन जो होता है गाड़ी का, उसका जो आगे हेडलाइट होता है शीशा जिसमें बल्ब जलता है, तो उसका भी हेडलाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह यानी कि अवतल दर्पण का ही होता है। उसके बाद डॉक्टर के पास जो होता है रोगियों के नाक कान गले दांत आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो किसी प्रकाश स्रोत से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह में केंद्रित करता है। तो डॉक्टरों द्वारा गले का नाक कान जो चेक किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है, यानी सोलर लाइट जो होता है उसमें सौर भट्टिया जो सौर पैनल होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको हर एक जगहों से एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उसको यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु में यानी कि उस उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो ध्यान से देखिए इधर, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, यानी जो भी वाहन होता है गाड़ी, दो टू व्हीलर फोर व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल हो कार हो बड़ा बड़ा वाहन हो, उसके बगल में जो आईना लगा हुआ रहता है ना, वह
उत्तल दर्पण का ही होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है ना, बहुत व्यापक होता है, वह बहुत दूरी तक के क्षेत्र को देख सकता है और उसमें प्रतिबिंब बना सकता है। तो वही यहाँ लिखा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिससे वाहन चालक यानी ड्राइवर जो है अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है और गाड़ी सुरक्षित चला पाता है। अगर पीछे के क्षेत्र को नहीं देख पाएगा तो गाड़ी सुरक्षित तरीके से नहीं चला पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। इससे पहले पढ़ा चुके हैं पहला वीडियो में, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, यानी प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाके देख ले, क्योंकि कन्फ्यूजन पूरा क्लियर होगा और प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तथा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त यानी आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा, तथा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, तथा आभासी प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने या जहां वे मिलते हैं वहीं बनते हैं। तो ये हुआ एक अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, यानी कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, यानी कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी जो होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी बोल दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना दिए जिसमें दर्पण ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ है, अब इसमें देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या BC दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है, यानी कि CB जो है दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। यहाँ देख लीजिए अभिलंब है, ये जो है यानी प्रकाश की किरण, ये दर्पण हो गया, ये जो है इधर ये दर्पण है और इधर प्रकाश की किरण आ रहा है, और उसके बाद ये परावर्तन के बाद ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये दोनों के बीच में जो ये है ये ही हो गया अभिलंब, यानी कि दर्पण पर ये अभिलंब हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह से B बिंदु पर अभिलंब है, इसीलिए अब देखिए परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से होगा ABC बराबर, यानी कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये कोण आपतन है, ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम से होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के, और ABC बराबर BCF, ये एकांतर कोण है, यानी कि ABC और BC यानी कि ये कोण के भी बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण होगा तो AB समानांतर CP, यानी कि ये जो है ना इसके समानांतर होगा, ये रेखा के, यानी कि AB समानांतर हो गया CP, इसके समानांतर होगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF। अब अतः त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा,
क्योंकि ये कोण जो है, जब ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये जो है ये त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु होगा, क्योंकि ये भुजा के बराबर है। ये कोण के बराबर आ गया तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज जो हुआ CBF समद्विबाहु, यानी कि ये भुजा के बराबर है। अब अगला देखिए, अब यहाँ पर BF बराबर CF, यदि B P के बहुत निकट है तो BF बराबर PF लिखेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, ये बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा, यानी कि PF बराबर CF, तो CF यानी कि CP/2 है। यहाँ पे CF बराबर F है तो CF के जगह पे F दे दिए, और PC का मान R है तो PC के CP या PC उसके जगह R/2, तो यही F बराबर R/2 प्रमाणित हुआ। और ये बार बार पूछा जाता है तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। और ये अगर देखते हैं, ये कॉपी पे लिखते हुए चलते हैं तो बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, और इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम पर्पस से ही है, एग्ज़ाम में इससे पूर्ण रूप से क्वेश्चन आएगा ही। अगला है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। अवतल दर्पण में स्वच्छ किरण आरेख खींच के किया गया है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच रहता है, यानी कि जब वस्तु अनंत, यहाँ हो गया अनंत और ये वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र से इधर जो दूरी होता है इस दूरी को अनंत कहते हैं। तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु है, यानी कि ये है वस्तु, तो वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, यानी कि ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यानी वक्ता केंद्र और ये फोकस, ये हुआ फोकस, तो ये दोनों के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ देख लीजिए वस्तु कितना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और वस्तु की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। अगला है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। अगला है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। चलिए आइए, अब शायद आपको लास्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। यानी देखिए यहाँ वस्तु है और इसका उल्टा नीचे, मतलब वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यही कहा गया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो देखिए वास्तविक है, उल्टा है, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब है। तो वीडियो को आप लोग अच्छा तरह से देखिए, और इसको अगर एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो इसको डबल रिपीट करके देखिए, और बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन को जिसका आप लोग अगर ना जानते हैं तो कॉपी में इसको नोट कर ले और उसको अच्छा तरह से अभ्यास करें, और इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हर एक चैप्टर पर पॉइंट बाय पॉइंट समझा के प्रतिबिंब की मदद से समझाया जाएगा, और टोटल साइंस का
मैथ का भी पढ़ाया जा चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसमें बहुत सारा वीडियो बन चुका है, देख लीजिए। और इसका पहला वीडियो का लिंक इसमें दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप लोग देख ले।